अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है और मामला यह है कि 63A के तहत पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है उसका क्या इख्तियार है और पॉलिटिकल पार्टी का जो सरबराह है उसका क्या इख्तियार है। इसके ऊपर मुनहसर है हमज़ा का और परवेज़ लाई के इंतखाबात के नतीजे का हतमी तौर पर क्या सामने हमारे आता है, कौन जीतता हुआ करार पाता है या वोट मुस्तरद होते करार पाते हैं। फुल बेंच की सदा है और आज PDM ने जो बड़ी एक तगड़ी पावरफुल पोजीशन ली है उससे कई सियासी चीज़ें, कई मुहरकात हमें नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 अप्रैल के बाद सड़कों के ऊपर है, तो अगले चंद रोज़ में कभी इम्कान इस बात का है कि अगर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जो सियासी तौर पर PMLN के या पीपल्स पार्टी के मफादात के ख़िलाफ़ जाती हैं तो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पर सड़कों के ऊपर नज़र आएगी। और ये सूरत हाल शायद पाकिस्तान के लिए बहुत खुशकुन ना हो, क्योंकि आज इंटरबैंक का जो क्लोजिंग रेट है डॉलर का, और ये सब सियासी बेयकीनी के सबब हो रहा है, 230 रुपये पे। ये 200 से नीचे होना चाहिए, 230 रुपये पे आज बंद हुआ है और ये बढ़ता जाएगा। और ये बहरान वाली कैफियत है और बहरान वाली कैफियत में हल चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ऊपर की, जिसमें उन्होंने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा जो मुनहरिफ रुकन है, ये बुनियादी तौर पर एक वजह तनाज़ा है। मेरे ख्याल में ये मावराए आइन फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसको रिव्यू कर लेना चाहिए। लार्जर बेंच के तहत करे, फुल कोर्ट के तहत चेक करे, ये सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है, मैं उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन 63A के नीचे वोट ना काउंट करने वाली कोई चीज़ लिखी नहीं हुई। ये लिखा हुआ है कि डी-सीट हो जाएगा ऐसा रुकन जो अपनी पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट करेगा। फिर पार्टी लाइन के ऊपर पार्टी सरबराह और पार्लियामेंट्री लीडर, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ फ़ैसले हैं। एक फ़ैसला 2015 का है जो 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ने किया हुआ फ़ैसला है, जिसमें 16-1 से ये बात तय पाई थी कि जो पार्टी हेड है वो बड़ा पावरफुल होगा। अब पार्लियामेंट्री लीडर या पार्टी हेड, ये फ़ैसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है और इम्कान ये है कि आज रात तक इसके ऊपर उनको कोई एक खत्मी पोजीशन लेनी है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस छुट्टियों के बायस दस्तयाब भी नहीं है। आज जो चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट अगर बनानी है तो सितंबर से पहले बन ही नहीं सकती, 2 और जजेस हैं तो 5 वाला बेंच बन सकता है। जिसने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुना वो भी 5 रुकनी बेंच था, तो अगर रिव्यू करना हो तो दोबारा 5 रुकनी बेंच कर सकता है। टेक्निकली ये चीज़ हो सकती है। तो लेकिन ये चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन एक और उससे भी बड़ी खबर जो पिछले 2-3 रोज़ से हमारे सामने आई, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं इसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा, फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ भी आऊँगा और ख़बरों की तरफ भी आऊँगा। एक ख़बर छपी सॉफ्ट इंटरवेंशन की। सॉफ्ट इंटरवेंशन कोई आइनी तरीक़ाकार नहीं है, गैर आइनी हो सकता है जिसका हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में जितने मार्शल लगे वो आइन तोड़ कर लगे। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कभी उसको एमरजेंसी प्लस का नाम दिया, कभी और नाम दिया, लेकिन वो भी आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। सॉफ्ट इंटरवेंशन क्या हो सकती है? सॉफ्ट इंटरवेंशन किसी आइन की क्लॉज के नीचे फ़ौज को या आर्मी चीफ को कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से जुडिशल कू जिसको कहा जाता है कि अदलिया के ज़रिए ऐसा फ़ैसला करा दिया जाए जिससे हल निकल आए, उसकी भी आइन के नीचे कोई हल नहीं है। 63A जो फ़ैसला मैं कहता हूँ मावराए आइन है, वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन रीराइट नहीं कर सकती, आइन की तशरीह कर सकती है, इसलिए वो मावराए आइन है। तो आइन के नीचे सॉफ्ट इंटरवेंशन क्या हो सकती है? बिग क्वेश्चन है। और मैं इसको बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बताने लगा हूँ कि जो चीज़ सियासी जमातें करके आपस में इत्तफाक़ राय नहीं कर पाती, अगर उसके लिए ये बैक चैनल से इनफॉर्मली आपस में किसी चीज़ के ऊपर रजामंदी हो जाए, तो एज़ गारंटर अगर किसी के पास जाएं कि हमारे साथ कौन बैठेगा, तो वहाँ से न्यूट्रल से इनको सपोर्ट मिल जाएगी इस मामले में। दोनों जमातें नून लीग और PTI बरसरे पे कार हैं। अगर इनको चाहिए हो कि एक इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, इलेक्शन की टाइमिंग के ऊपर हमारी ये रजामंदी है, हमें गारंटी चाहिए कि इसको इंश्योर कौन करेगा, तो फिर इनको न्यूट्रल से भी सपोर्ट मिल जाएगी। और जिनको अदलिया का इस्टेब्लिशमेंट, ब्रॉडर टर्म अगर यूज़ कर लें कि अदलिया और मिलिट्री जो लीडरशिप है वहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। बियॉन्ड दैट आइन तोड़ के कोई रास्ता निकालना, उसके ऊपर कोई सपोर्ट इन्हें इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिल पाती, क्योंकि जो कुछ 4 माह में, 3 माह में पिछले पाकिस्तान में हुआ, उसका बोझ इस वक्त मिलिट्री की सीनियर लीडरशिप के ऊपर है, आर्मी चीफ़ के ऊपर है। क्योंकि खुलेआम आर्मी चीफ़ को आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में मुझे याद नहीं है, जनरल अयूब के ज़माने में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं याद है कि आर्मी चीफ़ के लिए वो कुछ जलसों में कहा गया हो जो पिछले 3 माह में कहा गया। तो फ़ौज इस बोझ को अपने सर पर और नहीं उठाएगी, बड़ा क्लियर है। अदलिया के पास रास्ता नहीं है, क्योंकि आज PDM ने, जो तमाम जमातों ने एक पर्पस जो है, एक मेन मुहर्रक है आज PDM के इकट्ठे बैठने का, कि वो जुडिशल कू का रास्ता सुप्रीम कोर्ट को नहीं देगी PDM, वो उसको मानेगी नहीं। आज कभी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान के ही वज़ीर दाखिला उठ के ये कहें कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनी तो हम इसका फ़ैसला ही नहीं मानेंगे। आज कहा उन्होंने, राना सनाउल्लाह ने,
इसका एक पर्पज़ है कि वो रास्ता, वो चैप्टर पीडीएम खुद से अपने हाथों से बंद कर रही है। तो अब सॉफ्ट इंटरवेंशन और कोई नहीं है, आइन तोड़ने को दुनिया मानेगी नहीं। मुल्क पहले इतना कमज़ोर है, इकॉनमी बैठी हुई है, ऐसे में कभी मार्शल लॉ के लिए रास्ता नहीं खुल सकता, ना होना चाहिए। अगर कोई सेंसिबल है तो इस तरह की लाइन पर नहीं सोचना चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी यह है कि पोलिटिकल फोर्सेज कोई बैक चैनल खोल लें आपस में, शाह महमूद को इमरान खान ऑथोराइज़ कर दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किसी को, इस आगदार को या किसी और सीनियर आदमी को जिम्मेदारी दे दे और वो बैठ के आपस में तरीक़ाकार वज़ा कर लें। सितंबर अक्टूबर में केयर टेकर्स की तरफ इन्हें जाना चाहिए आइडियली। ये मेरी ओपिनियन है, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं आपको ये बात दे रहा, क्योंकि अगस्त के महीने में इनके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एग्रीमेंट और बायलैटरल सपोर्ट चाहिए, जिससे हम डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन से निकल जाएँ। डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन में हम सियासी बेयकीनी से फंसे हुए हैं, जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारे एग्रीमेंट्स जो हैं उनको फाइनलाइज़ करते हुए दुनिया देखती है। ये तो रोज़ लड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो रोज़ सड़कों पर लड़ रहे हैं, तो पहले एक लड़ाई में एक फरीक जीत जाए, उससे बात कर लेंगे। इस लड़ाई से निकलिए, लीडरशिप दिखाइए, मुल्क को और नीचे मत लेके जाइए, और न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो फरीक ना बने। जुडिशल कू का भी रास्ता कोई नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं होगा, मुल्क टूट गया। पहले इसी तरीक़ों से हमारी हरकतों से हमें आगे ज़िम्मेदारी से बनना है और उसी आइन के नीचे बनना है, उसको कोई नई राह निकाल के नहीं बनना। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं कन्वे कर रहा हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कन्वे कर रहा हूँ। आई होप के राइट क्वार्टर्स तक राइट मैसेज कन्वे होगा कि पोलिटिकल फोर्सेज आपस में एक दूसरे से बात करके रास्ता निकालने। पाकिस्तान की बका भी इसी में है और आप लोगों की सियासत और जमहूरियत की बका भी इसी में है, पाकिस्तान के लोगों की फलाह इसी में। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ छुड़का हैं आबिद शेर, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ। आबिद शेर, वेरी वार्म वेलकम। सलमान अकरम राजा, मारूफ माहिर कानून भी हमारे साथ हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, मारूफ माहिर कानून है। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। राजा साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट का हमारे सामने फ़ैसला आना बाकी है, अभी वक्फा है। क्या देखते हैं आप, लार्जर बेंच, फुल कोर्ट, या कम्प्लीटली डिसमिस करके वो कहते हैं हम तो 3 रुकनी बेंच ने ही फैसला करना है? देखिए, कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन चूंकि आज सारा दिन उन्होंने बहस सुनी है कि बेंच यही हो या कोई और बेंच हो, तो इसलिए इस इम्कान को तो रद्द नहीं किया जा सकता कि वो किसी लार्जर बेंच की तरफ जाएं। फुल कोर्ट मुझे होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सितंबर से पहले तो फुल कोर्ट मैसर नहीं है। और जिस एक माजी के फ़ैसले का हवाला दिया जाता है, उसमें 17 में से 8 जज साहिबान ने, जो 21वीं आइनी तरमीम का मामला था, 63A के हवाले से कुछ कहा है। अब उसको अगर देखना है या उससे मुख्तलिफ कोई राय कायम करनी है, तो 9 जज साहिबान का अगर बेंच हो तो वो काफ़ी है। तो हो सकता है कि हमें लार्जर बेंच देखने को मिले आज की कार्रवाई के बाद, लेकिन फुल कोर्ट शायद नहीं होगा। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि यही 3 जज साहिबान मुकदमे को सुनते रहें। लेकिन अभी तक उन्होंने जो मेरिट्स हैं केस के, उस पर बहस नहीं सुनी। सिर्फ बेंच की तादाद क्या होनी चाहिए, आज सारा दिन बहस उसी हवाले से हुई है। आरिफ चौधरी साहब, आपसे भी मैं पूछ लूँ, ये जो रिव्यू वाला मामला है शायद वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। 63A का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में रिव्यू आया था कि वोट काउंट नहीं होगा, शायद इस केस की बुनियाद जो है उस वाले रिव्यू को दोबारा करते हुए फिर आगे मामला चले। आप इसके ऊपर कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। रिव्यू का स्कोप जो कानूनी तौर पर हमने देखा है वो तो बहुत महदूद होता है। अब पूरे का पूरा फैसला जो है उसको बदल देना और नई राह इख्तियार करनी, नई ओपिनियन बनाना, ये बाहर सूरत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है, वो जो भी चाहे कर ले। लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि इस मामले में ये तो वाकई आपकी बात काफ़ी हद तक वजनी है कि इस तरह का फैसला, क्योंकि जो आइन में लिखा हुआ है वो तो यही लिखा हुआ है कि जी आप वो अगर वोट कास्ट करते हैं तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी डिफेक्शन क्लॉज के कॉन्सिक्वेंसेज डिफेक्ट करने के बाद होते हैं। और डिफेक्ट का आप क्या करेंगे, जब वो वोट ही उनका काउंट नहीं होना तो फिर बेवकूफ़ी हो गए जो जिनका वोट काउंट नहीं होना, वो जाके जानते बूझते यानी वोट डालेंगे अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वो बात होनी तो चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मामला है, अब तक तो क्योंकि वो फैसला आ चुका है और फैसला आने के बाद ये सूरत हाल जो है, ये आईनी तौर पर इस तरह की सिचुएशन है कि एक तरफ पार्टी के वो लोग मौजूद हैं, यानी अगर इसको मान भी लिया जाए तो उस लिहाज से भी वोट जो है, यानी अगर वो फैसला कहा जाए कि दुरुस्त नहीं है, तब भी जो वोट हैं वो तो उनके कास्ट यानी हो चुके हैं, फिर डिस्काउंट तो नहीं होंगे। फिर तो उसके मुताबिक जो यानी जो काफ है उन लोगों ने वोट डाले हैं,
और दूसरी बात यह है कि जो लिखा हुआ है इसमें आइन में, राजा साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, नौजवान हैं, हमारे बहुत प्यारे हैं, वो कि ये लफ्ज़ बड़े क्लियरली है कि दो अलग-अलग सूरतें हैं। एक है रोल पार्लिमानी पार्टी का, एक है पार्टी हेड का। जहाँ तक ये मामला है कि वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है, अंदर फैसला जो करना है, ये पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है। और ये केस इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसमें जहाँ तक काफ का ताल्लुक है, वो पहले ये इलेक्शन जो पहला इलेक्शन नहीं था, ये पहला इलेक्शन जो चीफ मिनिस्टर का है, ये उसका की सेकंड पोलिंग थी, यानी रन ऑफ इलेक्शन था। इसमें जो कैंडिडेट है वो बदल नहीं सकते थे। पार्लिमानी पार्टी ऑलरेडी फैसला कर चुकी थी कि जनाब ये हमारे कैंडिडेट होंगे। जब कैंडिडेट हो गए तो उसके बाद दोबारा, उस वक्त तो इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो उसमें वही कैंडिडेट थे। अब जो इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ ब्लू जो निकाल के दी है उन्होंने, अपने जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, वो लेटर उन्होंने उस वक्त निकाला है जब वो वोट कास्ट कर चुके थे। तो ना तो उन्हें इससे पहले पता था कि इसके क्योंकि अगर उन्हें पढ़ के सुनाया जाता फिर फैसला कुछ और होता कि क्या वो करते हैं या नहीं करते। और फिर दूसरा, अमली तौर पर सब ने वोट जो है वो एक तरफ कास्ट कर दिए, तो उसे पार्लिमानी पार्टी का फैसला ही समझा जाएगा और पार्लिमानी पार्टी के फैसले का ही जिक्र 63A में मौजूद है। और दूसरी क्लास जो सूरत हाल है, पार्टी के हेड का रोल वो उस वक्त शुरू होता है जब वो लोग वोट कास्ट करते हैं और वो पार्टी लाइन को अबूर करते हैं और उनकी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ, पार्लियामेंट्री पार्टी की इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट कास्ट करते हैं, तो उसके बाद रोल शुरू होता है प्रेसिडेंट का। इसमें मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई बहाम है, ये फैसला इन्हें करना चाहिए। और जहां ने ये कहा कि ये पहली दफा हुआ, ये कोई काबिल सताइश बात नहीं है। चाहे पीटीआई हो या गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट हो, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर सारे इकट्ठे होकर ये कहते हैं, धमकी देते हैं कि जनाब हम इसको नहीं मानेंगे और इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। इससे मैं समझता हूँ कि यानी इदारे तो जाहिर है कि मौजूद रहेंगे, लेकिन हमने उनकी जो बेतौकीरी कर दी है, इसका इम्पैक्ट ये होगा, अनारकी बहुत ज्यादा पहले भी फैल चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता इसका इम्पैक्ट जो है वो असरात इसके बिल्कुल ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। राजा साहब, इसके ऊपर मैं आपसे भी राय चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये खौफ है जिसकी तरफ आरिफ साहब ने इशारा किया, वो लीगल इंटरप्रिटेशन तो आ जाएगी कि वो 18वीं तरमीम या 21वीं तरमीम के रिव्यू के दौरान अदालत ने उस वक्त क्या कहा था। जस्टिस अजमत सईद का शायद और जस्टिस साकिब निसार के लिखे हुए फैसले हैं, और मौजूदा चीफ जस्टिस और फायज़ ईसा साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे 17 रुकनी का, जिसके अंदर पार्टी हेड को बहुत पावरफुल करार दिया गया। लेकिन आज हमने अदलिया के ऊपर एक बाकायदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन देखी है PDM की तमाम जमातों से। ये एक फ़र्द वाहिद का सवाल नहीं रह गया, तमाम जमातों के हेड्स बैठे हुए थे। ये एक अनारकी वाली सिचुएशन है। ये लफ्ज़ से मैं काफ़ी इतफाक़ कर रहा हूँ आरिफ साहब से, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये ज़ाहिर ख़तरनाक सूरत हाल है और बदकिस्मती की सूरत हाल है, और हमें इसका कुछ मैं समझता हूँ बहैसियत कौम तदारुक भी करना है और इसमें अदलिया को भी अपना हिस्सा डालना है। देखिए, जब हम अदलिया के माजी की जानिब नज़र दौड़ाते हैं तो उसमें कुछ जेन्युइन नौइयत की शिकायत भी की जा सकती हैं, और सियासी जो पार्टियाँ हैं, और दोनों पार्टियाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार PDM या जो आज अकाबरीन बैठे थे उनकी तरफ से ये आवाज़ उठी है। पहले हम ये बात PTI की तरफ से भी देखते रहे हैं। लिहाजा माशरे को ज़रूरत है कि हमारे जो इदारे हैं उनमें उनके हवाले से एतमाद पैदा हो, ट्रस्ट पैदा हो, और ट्रस्ट ऐसे ही हवा में पैदा नहीं हो जाता। उसके लिए हर एक को अपना हिस्सा डालना पड़ता है, उन इदारों को भी अपना हिस्सा डालना पड़ता है। अब ये 63A का वाक़या हुआ, जो इंटरप्रिटेशन हुई, मैं आरिफ चौधरी साहब के तज्ज़िये से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, और सिर्फ उसमें इतना इजाफ़ा करूँगा कि अगर ये इंटरप्रिटेशन 63A वाली के जो वोट डाल दिया गया वो शुमार ही नहीं होगा, अगर ये तशरीह ना होती तो 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो 25 मुनर्रिफीन ने वोट डाले थे, उन वोटों के नतीजे में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो जाते और रन ऑफ इलेक्शन की ज़रूरत ना पेश आती, क्योंकि 197 वोट उस दिन पड़ गए थे उनको। लिहाजा ये जो मामला है 63A की तशरीह का, जिसके हवाले से रिव्यू इस वक्त अदालत उज़्मा के सामने है और वो वही 5 जज साहिबान सुनेंगे। देखिए, ये भी एक रिव्यू में एक बंदिश है, उसके लिए नया बेंच नहीं बन सकता, फुल कोर्ट नहीं बनता, उन्हीं 5 जज साहिबान ने सुनना है उस मामले को। लेकिन जैसा आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि इम्कान बहुत कम हुआ करता है रिव्यू में कि फ़ैसला बदल जाए।
जिन 3 जज साहिबान ने फैसला दिया था कि वोट का शुमार ही नहीं होगा, अब मुश्किल है कि वो अपने उस फैसले से हटें। तो इस वक्त यही हकीकत है कि हमारे सामने एक फ़ैसला है। उस फैसले के नतीजे में 16 अप्रैल का जो इलेक्शन था हमज़ा साहब का, वो कलअदम हो गया। अब एक रन ऑफ इलेक्शन करना पड़ा। आज वाक़या ये है कि PMLQ के जो मेंबरान हैं उन्होंने जो वोट डाला उसको अब कलअदम कराने की कोशिश जो है वो PMLN की जानिब से की जा रही है। तो दोनों तरफ ये मामला जो है एक तरह से मुतज़ाद पोजीशंस पर मबनी है। पर जो तशरीह हुई वो तशरीह मैं समझता हूँ पूरे मामले में एक बड़ी कलीदी हैसियत रखती है और उसकी वजह से जो सियासी फ़िज़ा है उस पर भी असर पड़ा है। आरिफ साहब, एक मामला एक होता है ना, तनाज़ा किसी तस्वीर के नतीजे में ख़त्म हो जाए, ये मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट से लेट्स से कि फ़ैसला यही आता है कि वो वोट मुस्तरद नहीं किए जा सकते और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाते हैं। गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही को कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, क्योंकि 10 वोट तो पता नहीं आपके साथ हैं कि नहीं। और चौधरी शुजात अपने 10 अरकान को कहते हैं आपने तो जाना नहीं है। पहले ही उनको क्लियरली दोबारा इंस्ट्रक्शंस कन्वे हो जाती हैं, फिर दोबारा उसके ऊपर वो इतलाक होगा उसी शिक का 63A वाली का, और फिर दोबारा एक इलेक्शन वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी क्योंकि अक्सरियत नहीं होगी हाउस के अंदर। मैं इस बेयकीनी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसका कोई तरीका मौजूद है? इसका तरीका मैं समझता हूँ कि अदालत के पास नहीं है। इसका तरीका उनके पास है जो इस तरीके की तरफ जाना नहीं चाहेंगे, और वो इस सतह पे पहुंच चुके हैं, इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि उन्हें इस बात की दोनों तरफ से, मैं तो किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ और ना मैं एक पार्टी की बात करूंगा। देखें, जो भी खड़ा होता है वो सड़क के ऊपर जाके खड़ा होता है, वो फैसला सड़क से करवाना चाहता है कि जनाब अवाम मेरे साथ खड़े हैं और अवाम का ये मुतालबा है, अवाम ये कह रहे हैं। और दोनों तरफ से यही मामला हो रहा है। अब ये कि अगर अब अवाम ने फैसला करना है तो उन्होंने तो इलेक्शन के जरिए फैसला करना है। इलेक्शन से पहले अवाम की राय मैं कैसे कह सकता हूं कि सारे के सारे अवाम जो है वो क्या चाह रहे हैं? लोगों को वोट का मौका दें। अब सूरत हाल जो बनी है ना, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये काफी खराब सूरत हाल बनी है। ये सारी डेवलपमेंट्स जो अदालतों की तरफ से हुई है, वो मैं राय साहब को अर्ज करूंगा कि एक जब हम हलफ उठा रहे थे वहां, इन्होंने वहां न्यूयॉर्क में उठाया होगा या कहीं भी जहां भी, तो वहां उन्होंने चीफ जस्टिस ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि हमारे और आपके ऊपर, उससे मुराद लॉयर की थी, कि जो तनकीद बहुत ज्यादा होती है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम फैसले बहुत बड़े मामलात में करते हैं। राइट ऑफ डेथ से लेकर राइट ऑफ यानी लाइफ जो है उस पर हम फैसले करते हैं। तो जब आप बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे, यकीनन यहाँ वो मामला नहीं है, राइट ऑफ लाइफ और राइट ऑफ डेथ की बात नहीं यहाँ हो रही। यहाँ तो सारे सियासी मामलात आपने ले लिए हैं जिसमें, और सियासतदान भी जो हैं वो बड़े धड़ल्ले के साथ, जब भी कोई मामला होता है, मुझे वो नवाज शरीफ साहब का भी वाकया याद है, उसके बाद और लोगों के भी वाकया आता है कि भी हर चीज का फैसला सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाना है। पहली बात तो यह है कि आज इनको चाहिए कि ये सादिक और अमीन से जान छुड़ा दे इन लफ्जों से। इसमें कौन सादिक है और कौन अमीन है? किस तरह की मुसीबत आपने डाली हुई है? और फिर ये है कि वो फैसला अदालत जाके करे कि ये अदालत का काम है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दे कि ये सादिक और अमीन है और दूसरे को कहे कि ये सादिक और अमीन नहीं है, और फिर उस फैसले की बुनियाद पर पूरी की पूरी कायाकल्प हो जाए। तो मामलात ये है कि इस सारे मामले से निकलने का रास्ता इनके पास है, सियासतदानों के पास। ये खुदारा इस बात को समझे। अब जो भी पार्लियामेंट में मौजूद होता है, पहली बात तो यह कि लोग पार्लियामेंट में आना नहीं चाहिए, आज चाहते तहरीक थी, वो तहरीक इंसाफ, उनके खिलाफ फैसला आ गया, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं। अब दूसरे जो है वो भी कहते हैं कि जनाब कोई मसला नहीं है। भाई खुदा का आपके ऊपर कोई ना कोई तो मैं समझता हूँ खौफ होना चाहिए। ये जो डॉलर की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का आम आदमी किस हद तक पिस रहा है इस बेयकीनी की वजह से, और आप लोग मजे से जनाब बड़ी बड़ी कुर्बानियां, आपकी कुर्बानी कोई नहीं हो रही, कुर्बानी हो रही है आम आदमी की, और आम आदमी की कॉस्ट के ऊपर आप लोग अपना झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई। पार्लियामेंट को आप एक बेकार इदारा बना दिया, वहां कभी कोई कानून साजी नहीं होती। आज वही जो कंटेंशियस इश्यूज थे जिस पे राय साहब भी केसेस करते रहे, सारे लोग, हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे, आज वो कंटेंशियस इश्यू जो है उनको पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं तय कर लेते आप? और फिर दूसरी आपसे मैं मुख्तसर ये अर्ज करूंगा कि अब भी वक्त है इस चीज को, ये जो आपने सॉफ्ट इंटरवेंशन वाली बात की है, इंटरवेंशन का लफ्ज खत्म कर दें, अपने ज़हन से ये बात निकाल दें, ये तय हो जाए कि ये पार्लियामेंट का मामला
ये मामला प्योरली लोगों के वोट के जरिए, और जिसे वो वोट डाले उसी का वोट निकले और आप इस मामले से निकल जाए। वरना आप देखें कि ये सारी मदद तो आप कर रहे हैं, आम आदमी तो नहीं कर रहा। अगर आपके हाथ से वो बिल्कुल मेरे ख्याल में राजा साहब से भी इस पे अगर राय लें, राजा साहब उस केस में जिसमें जनरल बेग वाला और वो जनरल दुरानी वाला केस है, आप राजा साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कोई सॉफ्ट इंटरवेंशन, कोई ऐसी आईनी इस्तेलाह है, कोई ऐसा आर्टिकल है, सब आर्टिकल है जिसके नतीजे में उसकी गुंजाइश पैदा की जाए कि ये सॉफ्ट इंटरवेंशन या जुडिशल कू कर ले? ये इसकी गुंजाइश आप ही की ज़बानी सुन ले तो आप बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है और ना ऐसा होना चाहिए। मेरा ख्याल है जब लोग इस तरह की बात करते हैं तो उनका मतलब शायद ये होता है कि एक कमरे में बिठाकर मौका दें लोगों को किसी नुक्ते पे पहुंचने का कि कोई मिनिमम एजेंडा, कौमी एजेंडा जो है वो हम तय कर लें जिस पे तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं वो मुत्तफ़िक हों। इस हद तक तो अगर कोई सहूलत मुहैया करता है मकालमे की तो चलें, वो मानने को तैयार हैं। लेकिन उससे हटकर अगर कोई कहता है कि कोई बांग्लादेश मॉडल है या कोई फलाना मॉडल है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमें बिल्कुल आइन के मुताबिक चलना है। आइन में केयर टेकर हुकूमत की एक मुद्दत मुअय्यन है, वो 90 दिन है और उसके बाद आपको इलेक्शन कराने हैं। तो हमें इसी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई तस्वीया करा सकता है, और तस्वीया से मेरी ये मुराद नहीं कि बिल्कुल लोग अपनी जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर दें, नज़रियाती इख्तलाफात हैं, लोगों के सियासत के हवाले से हैं, वो ठीक है, हर माशरे में होता है। लेकिन कुछ चीज़ें तो हों जिन पर हमारा इत्तफ़ाक़ हो, मईशत के हवाले से, कानून के हवाले से, हमारी जमहूरियत के हवाले से, तो वो बात है। अच्छा, सरदार लतीफ़ खोसा साहब चाहते हैं उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आपसे आगे और कंटिन्यू करना चाहूँगा। खोसा साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या तवक्कुआत हैं सुप्रीम कोर्ट से? फुल कोर्ट, लार्जर बेंच और सेम 3 मेंबर बेंच? I think the same 3 member bench, there is hardly any ambiguity. मेरा ख्याल के ये ऐसा मसला है जिसमें 63A की बड़ी क्लियर कट 2 टीयर्स में है। फर्स्ट ईयर में जो है पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज लिखा है, रिप्लेस किया गया है उसे, उसकी कनोटेशन बड़ी क्लियर है। और फिर उसकी अगर उसकी डायरेक्शंस, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस की डिफाइंस होती है तो फिर उसके जो है सेकंड पार्ट में उसको पार्टी हेड को जो है आगे लेकर चलना है और स्पीकर को वो अपना डिक्लेरेशन देंगे जो 2 दिनों के अंदर लाजमन इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन 30 दिनों के अंदर उसका फैसला करके उसको वो करेगा, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करने की शक्ल में ही आपके ख्याल में यही 3 मेंबर बेंच जो है वो चौधरी शुजात वाला जो लेटर है उसी को मानेगा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे, उसको क्यों कर मानेंगे, वो तो स्टेज ही बाद में आती है। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? दे विल एक्सेप्ट दिस पिटीशन एब्सोल्युटली। उसमें कौन सी भाम वाली बात है? अलबत्ता पहला जो फैसला था उनका वो मैं समझता हूँ एक माइनॉरिटी जजमेंट से मुझे इत्तेफाक है कि वो ये नहीं कर सकते थे कि उसको जो है वोट काउंट नहीं होगा। वो मेरे ख्याल में रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। वो पहले फैसले की रिव्यू जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर फैसला था 5 रुकनी बेंच का 3-2 वाला, आप माइनॉरिटी व्यू से मुत्तफिक हैं, लेकिन अभी रिव्यू को भी तो 3 या 5 ने डिसाइड करना है ना, वो तो 5 ही कर सकता है, 3 तो नहीं कर सकता, और सेम बेंच कर सकता है। बाहर कहते ये तो इनकी जजमेंट की गलत इंटरप्रिटेशन की गई है जो दोस्त मोहम्मद मजारी जो डिप्टी स्पीकर ने की है, वो इनकी जजमेंट की गलत तशरीह उसने तफसीर की है। वो इसमें कोई शक वाली बात मुझे तो नजर नहीं आती है, क्योंकि इसमें तो बड़ा क्लियर था उस जजमेंट में भी कि उन्होंने कहा कि अगर वो डायरेक्शन जो है पार्लियामेंट्री पार्टी की जो है उसकी डिफाइंस होती है तो फिर जो है उसमें वो आगे मामला बढ़ेगा। तो उसमें पार्लियामेंट्री ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज जो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें से कुछ हिस्से आपको दिखाना चाहूँगा। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग जो स्टेटमेंट है वो मरियम नवाज़ के हैं, जिसमें वो कहती हैं कि जिस तरह मैच फिक्सिंग नाजायज़ है इसी तरीके से बेंच फिक्सिंग जो है वो जायज़ नहीं है। दिखाइएगा जी।
कोर्ट तरतीब दिया जाए। मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतने बड़ी तकदीर का फैसला जंग वो जजेस नहीं कर सकते जिन पे पहले बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठ चुकी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो ये निज़ाम हमें मंजूर नहीं है, तो ये निज़ाम हमें मंजूर नहीं है। जो आपके फैसलों की वजह से इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम, इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी, इस मुल्क में जो इंतशार का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया है, उसकी जिम्मेदारी अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों पर आती है। उससे आप मुबर्रा नहीं हो सकते। मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी। वो उन 4 सालों की कारस्तानी है और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले आए। हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बने, फैसला क्या होगा। पार्टी का हेड देखकर, पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है। कौन सा जुर्म जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया, तो क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ 100 मोहर देने की हिम्मत है? कि जब से अंपायर्स हटे हैं तब से धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरा है। कोई भी सपोर्ट के बगैर नहीं है। कोई भी इंसाफ देने वाला जज होगा वो इमरान खान को खटकेगा। न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट होगी तो इमरान खान को खटकेगी। न्यूट्रल ECP होगी तो इमरान खान को खटकेगी। नवाज शरीफ साहब तो वो आके सीधा जेल क्यों जाए? अब वो मुल्क वापस आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम उनको जेल नहीं जाने देंगे, ये हमें मंजूर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं? इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे। हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट वो केस को सुने। इज्तिमाई जितने ज्यादा उसमें इज्तिमाइयत होगी उतना ही कुछ उम्मीद हमें लग जाएगी कि हाँ फैसला जो है मेरिट पे होगा। वरना फिर ये बेंच तो पहले अपने किए हुए फैसलों को या तो उनको रद्द करेगी, उसमें तजाद होगा, उसमें तसादुम होगा, या उसी तरह का फैसला करेगी। खुदा के लिए आज कौम को इस हद तक न पहुंचाए कि कौम इदारों के खिलाफ बगावत करने में उतर आए। इदारों के खिलाफ बगावत, ये अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त है। बिलावल भुट्टो, हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए। कुछ इंडिविजुअल्स को ये हजम नहीं हो रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है कि आपका 70 साल का जो आपका कोशिश था कि इस मुल्क को एक आमराना यूनिटरी 1 यूनिट निजाम का मुल्क बनाना था, आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत के सिमत की तरफ बढ़ता जा रहा है। और राना सनाउल्लाह तो एक स्टेप और आगे गए, उनका फुल कोर्ट नहीं बनेगी तो हम बाइकआउट करेंगे। जी हमारा ये जो है ये मुत्तफिका फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे। पॉलिटिकल फोर्सेस का इम्तहान है, बैठ जाएं, नहीं तो अदालत से किसी ये सॉफ्ट इंटरवेंशन वाले बयानात से इससे हल नहीं निकलने वाला। जो मसाइल आप सड़कों पे ले गए हैं इसको वापस किसी इदारे के अंदर आपने अभी बैठ के डिस्कस ना किया पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, तो कल को आपको हल नहीं मिलेगा। कल सड़कों के ऊपर ही कुछ होगा जो ना आपके लिए अच्छा होगा, ना मेरे लिए अच्छा होगा, ना पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा होगा। राजा साहब, आप उस केस का हवाला मैं आपसे सुनना चाहता था, जनरल दुरानी वाले और जनरल बेग वाले केस का। उसके ऊपर कुछ बाद में हुआ या बस वो फाइल की नज़र हो गया? देखिए, यही वो मामलात हैं जिनकी वजह से एक इब्हाम पैदा होता है जानिबदारी के हवाले से, रियासत के हवाले से, कि हमारी क्या है रूल ऑफ लॉ के साथ, जमहूरियत के साथ। वो जो मामला था जनरल बेग और दुरानी वाला 2012 में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, कहा कि इन्होंने अपने आइनी हल्फ से रूगर्दानी की, इन्होंने जो आइनी प्रोसेस था इलेक्शन का 1990 में उसमें ये दखल अंदाज हुए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि इनके ख़िलाफ़ फिलफौर कार्रवाई की जाए, और उन्होंने एतराफ़ किया अदालत के सामने कि उन्होंने ये कुछ किया था। अब उसके बाद से 2012 से आज 2022 है, कुछ भी नहीं हुआ। चंद साल कबल 2017 में एक दफ़ा ये मामला आया इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक हुक्म भी जारी हुआ कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेकर अदालत में फ़ाइल किया जाए कि क्या एक्शन लिया गया है उस 2012 के फ़ैसले के तहत, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ और उसके बाद वो मामला
अदालत में भी नहीं आया, फाइल कहीं पड़ी है, वो मुकदमा फिर नहीं लग सका। तो ये मामलात उस माजी का हिस्सा हैं जिसकी वजह से शिकायत पैदा होती हैं। आपने इशारा कर दिया, मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक तकलीफ़देह वाक़या है और एक तकलीफ़देह याद है, क्योंकि मुझे याद है जनरल एयर मार्शल असगर ख़ान साहब ने कितना वक्त इस पे सर्फ किया और अपनी उम्र के आखिरी सालों में उन्होंने इसमें जो अपनी एक इमोशनल एनर्जी लगाई, जो उनको अपनी एक ज़िंदगी का वो इसको मिशन समझते थे, मिशन के तौर पे उन्होंने ये मुकदमा लड़ा। मैं उनका वकील था, लेकिन वो मुकदमा लड़ने के बाद, फ़ैसला लेने के बाद कुछ भी ना हुआ और आज भी बात इंटरवेंशन की हो रही है। निज़ाम हमारा आज भी अगर मुतज़लज़ल नज़र आता है तो ये अफसोस की बात है, और इस हवाले से जो शिकायत पैदा होती हैं वो फिर काबिल समझ हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये जो सवाल मैंने इनसे पूछा था सॉफ्ट इंटरवेंशन वाला, ये किसी आइनी तरीक़ाकार के अंदर तो इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक ग्रेटर डायलॉग शायद उसकी गुंजाइश पाकिस्तान में मौजूद है। वो उसके लिए लीड हुकूमत वक्त को लेनी चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को लेनी चाहिए, इमरान खान नवाज शरीफ को मिल बैठना चाहिए ताकि हल निकल आए। कोई इसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या रास्ता होगा। थोड़ा सा मैं भी एक मिसाल ऐड कर दूं, उसमें इन्वॉल्व थे और मेरा भी उसमें दखल था बाद में केस का। वो गिलगित बल्तिस्तान के मामले में एक सिविल एविएशन वाली पिटीशन थी राय साहब, जिसके नतीजे में ये फैसला हुआ कि जी गिलगित बल्तिस्तान को एक नया कानूनी और आइनी निज़ाम दिया जाएगा। ये जनवरी 2019 की जजमेंट थी। अब आप अंदाज़ा करें कि उस जजमेंट को हुए कितना अरसा हो गया, और उसके बाद जो मुलाजमीन की तरफ से, मैं जो वहाँ सफ़र कर रहे थे उनकी तरफ से जो पिटीशन हुई, उसमें ये हुआ कि जो चीफ जस्टिस थे वो उसी जिसके खिलाफ हमने वहाँ केस किया हुआ था उसी के मेहमान थे और उसी से वो लुत्फानंदोज हो रहे थे उसकी सारी यानी जो हॉस्पिटैलिटी से। तो जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है मलिक साहब, मैं आपसे अर्ज करूँ कि हर जगह ना लोग, कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े गैर मुतनाज़ा होते हैं, लोग उन पे एतमाद करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के लोग नहीं है। राम जेठमिलानी, राजा साहब भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, इंडिया में वो एक बड़ा नाम था कि लोग, हम जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मुतारिब होती थी तो उन पे बड़ा एतमाद होता था। हमारे यहाँ ऐसी शख्सियात कई से मैंने तवक्को की और उन्हें कहा भी, अब नाम उनका क्या लूँ, मेरे दोस्त भी बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और सेहत के ऐसे मराहल पे हैं। मैंने कहा आप क्या के चक्कर में पड़े, कुछ तो अब मुझे राम जेठमिलानी यहाँ चाहिए कि कम अज़ कम जिसको कानून का पता हो, आइन को समझता हो, और पार्टियाँ कहे कि जी ये पार्टी यानी जो वफादारी है या पार्टी के साथ कमिटमेंट है उससे अभाव है, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिल रहे। और दूसरा मैं आपको एक अर्ज करूँ कि ये सिस्टम अगर इसको वाकई चला दिया जाए और ये सॉफ्ट और हार्ड इंटरवेंशन वाली बात खत्म कर दी जाए, लोगों को ये पक्की बात मालूम हो, यकीन हो जाए कि जी हम जो ये सिस्टम जो है इसमें किसी की मुदाखलत नहीं हुई, लोगों का एतमाद इसमें हो जाए, तो यकीन माने कोई जरूरत नहीं, आपको हर चीज सही हो जाएगी। ये इदारे भी सही हो जाएंगे, आपके जजेस और जजेस के बनाने का तरीकेकार मैं आपको अर्ज करूं वो भी उसी यानी वक्त होगा। अब तो हम सब परेशान हैं कि एक जब जज बन जाता है तो ये समझे कि पूरी उसकी सारी की सारी नस्लें जो है वो जज यानी बनती हैं और कोई रह नहीं जाता। आपने जज बनाना है इंडिपेंडेंट लोगों को। राजा साहब को पता है कि एक जमाना था जब किसी को जज बनाया जाता था और वो शख्स अगर जाके शुक्रिया अदा करता था चीफ जस्टिस का, जी कि आपने मेहरबानी की है, मेरा नाम भेजा है, तो चीफ जस्टिस उसका नाम विड्रा कर देता था। अब लोग जो हैं कि जो जितनी ये पॉलिटिकल आपको पोलराइजेशन नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, इलेक्टेड नुमाइंदगान किसी के आगे जाके जोड़ियां फैला रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, आगे खड़े हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर शख्स जो है वो अपनी यानी दरियुजागरी में पड़ गया है, उसने कुछ ना कुछ चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्हें खरीद रही है, उन्हें दे रही है। उसके नतीजे में आपको वो जो चाहिए था एक कैलिबर जजेस में यानी इंडिपेंडेंस वाला कि कोई उन्हें अप्रोच ना कर सके, कोई उनसे और फिर एक और बात भाई, आप जब फैसले कर रहे हैं तो खुदा के लिए अपना मुंह तो बंद रखे। इतनी ज्यादा गुफ्तगू करने का फायदा क्या है? आप ऑब्जर्वेशन देते हैं और यकीन माने ये झगड़े ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस की वजह से भी पैदा होते हैं, क्योंकि एक तरफ आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और लाउड थिंकिंग जो है उसकी एक लिमिट है। मैंने जस्टिस थॉमस क्लेरस जो था, जो थुरगट मार्केट की जगह आया
उसकी राय साहब एक दफा यानी आप पिछले दिनों पता चला कि उसने कोई एक ऑब्जर्वेशन दिया, कभी बोला ही नहीं। इसी तरह उनके बहुत लोग जजों के फैसलों से सामने आने चाहिए, जजों की ऑब्जर्वेशन से ज्यादा उनके फैसले बोलने चाहिए। जब आबिद साहब से दोबारा पूछ लें, आबिद साहब, राना सनाउल्लाह का बड़ा सख्त बयान था कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो नून लीग अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेगी। अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, पार्टी कहाँ स्टैंड करती? माज़रत पहले तो मलिक साहब, मैं आज मुस्लिम लीग नून की हज़ारों लोगों की रैली थी तो मैं पसीने में आके बैठ गया। आपसे लेट आने पर माज़रत आपसे। मैं देखे कि हमारे तो दो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर से आप 2017 से ले लें, ये 2022 आ गया। हम पिछले 8 सालों से विक्टिमाइज्ड हैं। पहले साकिब निसार की अदालत थी, जस्टिस खोसा साहब की अदालत थी। हम तो रुलते आ रहे हैं। ना इमरान खान की फॉरेन फंडिंग के केस का कोई मसला बनता है, फैसल वाडा का केस हो तो आइन खामोश होता है, कासिम सूरी का मसला हो तो कोई अदालती कार्रवाई नहीं होती। 3-3, 4-4 साल तनख्वाही भी लेते हैं, बैठे भी रहते हैं, उनके केसेस भी लटक जाते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर आप जब इमरान खान की बारी आती है तो उसकी दरख्वास्त पर आप 20 लोगों को डी-सीट कर देते हैं। वही सरबराह जब चौधरी शुजात कहते हैं तो आप उनको कहते हैं जी कि ये इसकी गुंजाइश नहीं है। वही आइन में जिसमें नवाज शरीफ अपने सेनेटर्स को टिकट अवार्ड करते हैं, आप कहते हैं जी आप टिकट नहीं दे सकते। उसके बाद हमारे पार्लिमानी लीडर सेनेटर जफरुल हक साहब अपने लेटर पैड पे देते हैं जी इनको टिकट अवार्ड दें। हम उस वक्त पार्लिमानी लीडर का फैसला रिजेक्ट करते हैं। मुस्लिम लीग नून की बारी हो, कवानीन और हैं, पीटीआई की बारी हो, कवानीन और हैं। मैंने तो मलिक साहब ये कहता हूँ कि आयन प्लीज़ री राइट लिखवा लें, उसको ऑथर इमरान खान को बुला दें ताकि रफड़ी मुक जाए, ताकि आपको भी ये चीज़ों का सामना ना करना पड़े। वो रात को दरख्वास्त देते हैं, सुबह हमारे खिलाफ हेयरिंग शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें देखें मद्देनज़र रखती हैं। ये हमारी पार्टी का फैसला नहीं, ये तमाम जो हमारे इत्तेहादी हैं उनका फैसला है। उनकी फैसले की रोशनी में ये आज हमने डिमांड की थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार ने, तमाम वकला सोसाइटी ने, तमाम पाकिस्तान ने, 22 करोड़ अवाम आपसे अपील करती है तो आप फुल कोर्ट बना देते। कोई ऐसा मसला नहीं है, माजी में भी बनते रहे ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी पर जो इशू है वो ना आता। लेकिन आज जो मसले मसाइल हैं मलिक साहब, उसका हल तो इन्होंने निकालना है। हम तो अपनी एप्लीकेशन लेकर गए थे। आज हमारी जो पीडीएम की लीडरशिप है उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल हम जिस पर कमिटेड हैं, हम अपनी चीज़ों पर चलेंगे। ये चीज़ें हमारे साथ ज़्यादती है कि हर मरतबा ही हम ही क्यों, पनामा में हम ही क्यों, 10 वॉल्यूम किधर हैं, और बाकी जिन लोगों के केसेस हैं 4-4 साल उनकी बारी नहीं आती। इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस है, 10 साल से 8 साल से लोग मुंतज़िर हैं, फैसला उन्होंने महफूज किया है, दे नहीं सकता। वो सरेआम अदालतों को भी गालियाँ देता है, कोई तो इन्हें अदालत का नोटिस नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी गालियाँ देता है। तो ये मुल्क फिर आप बता दें कि इमरान खान और पीटीआई के लिए कवानीन और हैं, हमारे लिए और हैं, ये फिर आप फैसला कर दें ताकि बात ही ख़त्म हो जाए। राजा साहब, जो 63A है, पता नहीं मुझे कोर्ट कितना बड़ा दिल कर सकती है और कितनी गुंजाइश रिव्यू में होती है। आप लीगल माइंड हैं, आप भी और आरिफ साहब भी। 63A वाला इशू अगर सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि वो 63A के परव्यू से ऊपर का फैसला था, मेरे तो ख्याल है मावरा आइन है, पता नहीं मैं लफ्ज़ सही बोल रहा हूँ या नहीं, वोट काउंट के ऊपर जो माइनॉरिटी वाले 2 जजों का फैसला है वो बेहतर फैसला है कि आप री राइट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। अब ये अगर चीज़ हो जाए तो फिर तो तनाज़ा समेटा जाता है। बाद में जो वज़ीर आला रहे, मेरा और आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बैटल ख़त्म हो सकती है। क्या कोर्ट ये कर सकती है इतना बड़ा काम? देखिए, कर तो सकती है, लेकिन जैसा आरिफ चौधरी साहब ने भी कहा और मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिव्यू में बहुत ही कम होता है कि फ़ैसले को तब्दील किया जाए, क्योंकि वही जज साहिबान होती हैं जिन्होंने फ़ैसला लिखा होता है। और अभी तो 63A में डिटेल्ड जजमेंट अक्सरियत की आई भी नहीं। वो अपनी डिटेल्ड जजमेंट अभी लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते अगर वो रिव्यू सुनना शुरू हो जाते हैं और अपने शॉर्ट ऑर्डर को बदल देते हैं तो ये बहुत ही एक अनहोनी सी बात होगी। ऐसा हुआ नहीं करता। लेकिन मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अगर ये तशरीह ना आई होती 63A की कि डाले गए वोट काउंट ही नहीं होंगे, तो फिर ये तमाम झगड़ा खड़ा नहीं होना था। 16 अप्रैल को जो इंतखाब हुआ था वज़ीर आला पंजाब का, वो इंतखाब हतमी हो जाता और मामलात आगे बढ़ जाते।
लेकिन अब सूरत हाल यही है कि एक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी वजह से वोट नहीं गिने गए 16 अप्रैल को 25 वोट, और अब कहा जा रहा है उसी फैसले की बुनियाद पे कि 10 वोटों को ना गिना जाए। लेकिन अब बात आ गई है पार्टी हेड की ताकत के हवाले से। अगर तो फैसला ये आ जाता है कि चौधरी शुजात को कोई इख्तियार नहीं ये ख़त जारी करने का, या इस ख़त का कोई असर नहीं है क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला मुख्तलिफ है, तो उसके बाद फिर चौधरी शुजात आइंदा कुछ नहीं कर सकेंगे। पार्लिमानी पार्टी ही मुकद्दम होगी और वही अपने फ़ैसले करेगी आइंदा के लिए भी। अच्छा आरिफ साहब, ये बड़ी एक वैसे इंटरेस्टिंग डिबेट है ये कहीं। जी आबिद साहब पूछिए आबिद साहब। मलिक साहब, मैं इन्हीं मोहतरम की बात को आगे बढ़ाते हुए, इमरान खान ने एज ए पार्टी हेड ख़त लिखा, जो ख़त का इशू है अपने उस वक्त के आप जो 20 लोग डीसीट हुए हैं, तो वो पार्लियामेंट्री जो लीडर है उनके ख़त हैं, देख लें उस वक्त पार्लियामेंट्री लीडर का क्यों ख़त मौजूद नहीं है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि पीटीआई के लिए कानून और है और पीएमएलएन और दूसरे पाकिस्तान के लिए और है। अगर इमरान खान पार्टी सरबराह है, उसके ख़त के ऊपर कार्रवाई होकर डीसीट हो जाते हैं, तो चौधरी शुजात हुसैन का ख़त पाँव से तो नहीं लिखा हुआ, वो भी उन्होंने हाथ से लिखा हुआ ख़त है, तो उसने वो भी पार्टी के सरबराह हैं, इमरान खान भी पार्टी का सरबराह है। इमरान खान के फैसले पर आप लब्बैक कहते हो, आप उस वक्त देखें, आप वो जो पिछला अप्रैल का इलेक्शन है उस पर पार्लिमानी लीडर ने कोई ख़त नहीं लिखा हुआ। इमरान खान ने ख़त लिखा जिस पे 25 लोगों को 20 लोगों का डीसीट कर दिया। अब यही बात, वही कानूनी नुक्ता है, वही चीज़ है, वही मामलात हैं और ख़त है। इमरान खान की ख़त पर फैसला कर दिया जाता है और चौधरी शुजात के ख़त पे कहते हैं जी के मामलात और हैं। मसला तो यही है, इसको हल करना पड़ेगा वरना बात बड़ी दूर तक जाएगी। आरिफ साहब, जो पार्टी का हेड और पार्लियामेंट्री लीडर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। आपसे मैं चाहूँगा बड़ा ब्रीफली इसका जवाब दीजिएगा। पार्टी हेड डिक्टेटरशिप भी नहीं होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो या लीगल मैटर्स हो, जैसे स्टेट बैंक के लॉ के ऊपर बड़ा तनाज़ा था, तो पार्टी के रुकन को उसके खिलाफ वोट देने का इख्तियार होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि पार्टी लाइन से हट के कोई वोट ही नहीं कर सकता। फिर तो जिसके 50 मेंबर हैं वो 50 हक में ही हैं, जिसके 50 खिलाफ हैं वो खिलाफ ही हैं। तो ये गुंजाइश तो होनी चाहिए। ये बात क्लियरली डिफाइन करता है फाइनेंस बिल, लीडर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया हुआ है जिसकी इस्लाह की जरूरत है, करनी चाहिए कोर्ट को इस्लाह। नहीं, ये बात आपकी अपने तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजाहत होनी चाहिए और उसमें यानी सादिक और अमीन वाला 62, 63 वाला मामला तय होना चाहिए। लेकिन और यही जो अभी बात आप कर रहे हैं वो होनी चाहिए कि कहीं भी डिक्टेटरशिप का उनसर जो है वो गालिब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ एक बारीक सा फ़र्क है। वो बारीक फ़र्क ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है बुनियादी तौर पर वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर। अगर तो पार्लिमानी पार्टी जो पार्टी का हेड है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का भी हेड हो, जिस तरह इमरान खान था और वो पार्लिमानी पार्टी का भी हिस्सा भी था, और वो उसकी सूरत हाल और है। और दूसरी बात यह है कि जब पार्टी का सरबराह जो है वो पार्लिमानी पार्टी का हेड नहीं है, फैसले वो करवा सकता है पार्लिमानी पार्टी से, उन्हें कहेगा कि जनाब ये आप फैसला करें, उसकी ताकत है। लेकिन ये कि जब पार्लिमानी पार्टी एक फैसला कर ले और वो फैसला इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो उस फैसले के खिलाफ यानी वो कहाँ जाएंगे, कौन करेगा कार्रवाई? चूंकि जो इसका दूसरा हिस्सा है जिसमें ये पहला हिस्सा है डेक्लेरेशन का, पहला हिस्सा है इंस्ट्रक्शन का, डायरेक्शन का, दूसरा हिस्सा है डेक्लेरेशन का। डेक्लेरेशन जो है वो जाएगा, वो बनेगा उससे पार्टी हेड से। ये मामला बिल्कुल इस तरह का है कि एक पार्टी ने फैसला किया और उस पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया और वो सारे के सारे वोट जो थे पार्लिमानी पार्टी के वो एक ही तरफ चले गए। और वो उनका कहना भी ये है कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन पार्टी हेड की तरफ से भी कन्वे नहीं हुई। जो देखा गया वो ये था कि पार्टी हेड ने जो लेटर लिखा वो डिप्टी स्पीकर को लिखा और डिप्टी स्पीकर ने वो खत किसी को पढ़ के नहीं सुनाया। डिप्टी स्पीकर ने आउट ऑफ ब्लू वो खत जो था उस वक्त निकाला जब वोट पड़ गए और उसने निकाला, उसने कहा जी मेरे पास ये लेटर है। तो ये लेटर बेसिकली जाना चाहिए था उन पार्लिमानी पार्टी के मेंबरों को, अरकान जो थे
और वो उनकी सर्विस होती, वो देखते, फिर इसकी पहलू जो थे इसको किसी और अंदाज में देखा जाता। तो मामला ये है जी। अब यहाँ खत्म हो गया। आरिफ चौधरी साहब, सलमान नकरम राजा साहब और आबिद शेर अली साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सबके सामने बड़ा इम्तहान है और बड़ा फैसला आना चाहिए जिससे तनाज़ा ख़त्म हो, फैले नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।